हेलो स्टूडेंट्स मैं आज अक्षरों का महत्व इस पाठ के व्याख्या के बाद और इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को बताने के बाद अब मैं अपने इस वीडियो में भाषा की बात में किन व्याकरणों को यहाँ पे दिया गया है उसे मैं लेकर आई हूँ। भाषा की बात में पहला है अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनादिकाल, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनादिकाल, इस शब्द में अनादिकाल यहाँ पर आप देखेंगे कि दो शब्द लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखने में हम यहाँ पे दो शब्द देखते हैं अनादिकाल, लेकिन यहाँ पे रेखांकित शब्द है अनादि। यहाँ पे बताया गया है कि रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। आदि मतलब शुरू, अनादि मतलब जो शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस अनादि को बनने में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई मूल शब्द है और उस मूल शब्द के आगे एक शब्दांश लगा हुआ है और इस शब्दांश के लगने से अनादि जो नया शब्द के रूप में बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। कहने का अर्थ है कि जो मूल शब्द है आदि, उसके आगे, ठीक है, कुछ जोड़ने से, मतलब कुछ शब्दांश जोड़ने से बना है और उसी शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। ऐसे ही यहाँ पे आप जितने देख रहे हैं ये सारे जो हैं, यहाँ पर कोई मूल शब्द है और मूल शब्द के आगे एक एक शब्दांश, मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश जुड़ा हुआ है और उस शब्दांश का अर्थ भी होता है, तब जाकर नया शब्द बना है, ठीक है। असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे नए शब्द हैं, ठीक है। इन शब्दों के आगे, इन शब्द, यहाँ पे जो ये नए शब्द हैं, इन शब्दों में एक मूल शब्द है। मूल शब्द के आगे क्या जुड़ा हुआ है? एक शब्दांश जुड़ा हुआ है जिससे ये नए शब्द बने हैं। आपको इन उपसर्गों को अलग करना है, मूल शब्द को लिखना है, उसके अर्थ को समझना है और उन उपसर्गों के भी अर्थ होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसको हम ऐसे करके देखते हैं। इसके पहले मैं ये बताई हूँ कि अनादि में अन उपसर्ग है। अनादि में पहले ही बताया गया है कि अनादि में मूल शब्द है, उसके आगे कुछ लगा हुआ है, तो अनादि में अन उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग माने शब्दांश को मूल शब्द आदि के पूर्व जोड़ा गया है, ठीक है। मूल शब्द के आगे माने पूर्व या पीछे शब्दांश को जोड़ने पर नए शब्द का निर्माण होता है। मूल शब्द के आगे जिन शब्दांशों को जोड़ा जाता है और नए शब्द बनाए जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द के आगे जिन शब्दांशों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, शब्दांशों के आगे मूल शब्दों के आगे हम जिन शब्दांशों को जोड़ते हैं उन शब्दांशों के जुड़ जाने से नए शब्द बन जाते हैं और उसका अर्थ भी हम देखते हैं अलग हो जाता है, मूल शब्द से उसका अर्थ भी भिन्न हो जाता है, ठीक है, और हमें नए शब्द मिलते हैं। तो ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है और जो पीछे जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। इसे यहाँ पर जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उन शब्दों को हम यहाँ पे अलग करते हैं, ठीक है। मूल शब्द को अलग करेंगे, उपसर्ग को हम अलग करेंगे। असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा, इसे अगर हम अलग करते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक तरफ हम शब्द लिखते हैं असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा, ठीक है। इनके उपसर्गों को अगर हम देखते हैं तो असफल में आप देख सकते हैं मूल शब्द यहाँ पे सफल है, जो अ उपसर्ग के जुड़ने से असफल नया शब्द बना था। अदृश्य में हम देखते हैं कि दृश्य मूल शब्द है, ठीक है, दृश्य मूल शब्द है और वहाँ पे अ उपसर्ग के जुड़ने से अदृश्य बना था। वैसे ही अनुचित में उचित मूल शब्द है जिसके आगे अन उपसर्ग जुड़ा। ये अ, अन, ये निषेधात्मक है, इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अपरिचित में भी हम देखते हैं कि परिचित मूल शब्द है, ठीक है, परिचित के आगे अ उपसर्ग के लगने से अपरिचित बना। ऐसे ही अनिच्छा में भी इच्छा मूल शब्द है जिसके आगे उपसर्ग जुड़ा, मतलब शब्दांश जुड़ा अन शब्दांश के जुड़ने से नया शब्द अनिच्छा बना। तो ये सारे हो गए, ये जो जुड़ने वाले शब्दांश हैं इन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। इन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। औ और अन ऐसे उपसर्ग हैं
जिनके अर्थ निषेधात्मक है, अर्थात नहीं अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे जो मूल शब्द हैं, जो नए शब्द बने हैं, दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों, चूंकि यहाँ पे अ और अन का निषेधात्मक अर्थ है, इसलिए मूल शब्द के बिल्कुल विलोम शब्द ये सारे हैं। जो नए शब्द बने हैं ये सारे के सारे देखो विलोम हो गए हैं मूल शब्द के। सफल, दृश्य, उचित, आवश्यक, परिचित, इच्छा, इसके बिल्कुल ये विलोम आए हैं। ये था पहला वाला। दूसरा हम आते हैं, दूसरे में क्या है, देखिए जरा दूसरा प्रश्न क्या है। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, ये जो है ये संज्ञा है, लेकिन कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। साल की विशेषता है कि वो 5 अरब है। ये रेखांकित शब्द को थोड़ा ध्यान देना है, रेखांकित शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया था। यहाँ पे जो दो पंक्तियां दी गई है, रेखांकित शब्द है 5 अरब, 10,000, ये दोनों संख्या है, लेकिन ये जो साल शब्द है ना, इसकी विशेषता ये 5 अरब बता रहा है। ये जो साल शब्द है ना, इसकी विशेषता ये 10 साल बता रहा है। मतलब साल, दोनों साल शब्द की विशेषता ये दोनों बता रहे हैं। तो यहाँ पे साल कौन सा शब्द है? आप सभी जानते हैं साल संज्ञा है ना। तो इसकी विशेषता बताने वाले जो ये शब्द हैं, ये दोनों शब्द संख्या, फिर ये विशेषण हुए, साथ ही ये संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण ही है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। हमें देखना है इन वाक्यों में रेखांकित अंक साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। यहाँ पे साथ में हम ये भी जानते हैं कि ऐसे शब्दों में, ऐसे शब्दों के ऐसे विशेषण, ठीक है, जो मतलब संख्या का जो संख्यावाचक बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे विशेषण जो कि संख्यावाचक हैं, वो उन वस्तुओं के लिए प्रयोग में आते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। मतलब जिसकी विशेषता संख्यावाचक विशेषण बता रहा है, वो वस्तु अवश्य गिने जाने चाहिए। ऐसे वस्तु जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि संतरे, इन्हें हम गिन सकते हैं। बच्चे, इन्हें हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल हैं। या फिर शहर, इन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं। तो इन्हें जिन शब्दों से इनकी विशेषता बताई जाती है वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण हमेशा उन शब्दों के लिए होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी हम संख्या, ठीक है, उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी तो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं पाते हैं, उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन शब्दों को हम, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं पाते हैं, उनकी हम संख्या तो नहीं बता पाते हैं, तो हम उनका परिमाण बताते हैं। तो उनके परिमाण को बताने के लिए भी संख्या का प्रयोग तो होता है, साथ ही उसके मापतौल आदि को बताने के लिए, ठीक है, उसके मापतौल को बताने के लिए कुछ दूसरे शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए पानी, चीनी, दूध, ठीक है, मीट, कपड़ा, जमीन, ठीक है, बालू, ठीक है, ये ऐसे हैं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके बारे में बताने के लिए हम उनका परिमाण बता सकते हैं। तो उनके परिमाण को बताने के लिए संख्या के साथ मापतौल का कोई दूसरा इकाई भी रहता है। जैसे यहाँ पे 3 जग पानी, इस पानी की परिमाण को बताने के लिए 3 जग बोला गया है। 3 संख्या, साथ में मापतौल के लिए जग आया है। 1 किलो, किलो यहाँ पे इकाई बन के आया है, यहाँ पे संख्या है, साथ में इकाई किलो आया है। चीनी के वजन को बताने के लिए, चीनी के परिमाण को बताने के लिए। तो यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है। मतलब जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते हैं, जिनकी हम संख्या बता नहीं सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम तौलते हैं, ऐसे वस्तुओं की विशेषता हम जिससे बताते हैं वह संख्या होते हुए भी वो संख्यावाचक नहीं होते हैं। वहाँ पे माप तौल का भी कुछ शब्द रहता है
उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है। अब आगे लिखे हुए जो भी हैं उन खाली स्थानों को हम पढ़ेंगे। स्थानों में बॉक्स दिए गए हैं, माप तौल के उच्च शब्द छाट कर हमें वहाँ पर लिखना है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर बॉक्स में प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, ये सारे शब्द दिए गए हैं। इनके साथ हम संख्या भी देख रहे हैं, 3, 6, 2, 1, 3 खाली जगह खीर, 6 खाली जगह कपड़ा। हमें यहाँ पे उच्च शब्द इस बॉक्स में से लेकर हमें भरना है ताकि ये सही परिमाणवाचक विशेषण बन जाए। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। तो ताकि ये सही परिमाणवाचक विशेषण बन जाए, इसके लिए जैसे देखिए मैं यहाँ पे दिखाई हूँ 5 अरब साल पुरानी, यहाँ पर तो ये संख्या है। 10,000 साल पहले, यहाँ पर ये दोनों संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 3 जग पानी में, आप देख सकते हैं पानी चूंकि संख्या नहीं बताता है, चीनी भी संख्या नहीं बताता, ये सब परिमाण में चलता है। तो यहाँ पे 3 जग, संख्या 3 एक संख्या, ये होते हुए भी यहाँ पर परिमाण के लिए जग और किलो इकाई बनकर आया है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण हुए। 3 जग 1 किलो, ये परिमाणवाचक विशेषण हुए। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है उसके उत्तर के लिए हम देखते हैं। जैसे इस खाली जगह को भरने के लिए 3 कटोरी खीर, खीर और 3 दिया हुआ है, 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफी, 1 चम्मच दूध, 5 किलो बाजरा, 3 लीटर तेल। रेखांकित किए गए अंश परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको दिया गया, ये बॉक्स दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 3 खाली जगह खीर, तो ये 3 है खीर। इस बॉक्स में से कौन सा सही शब्द होगा जो इसे पूरा करेगा, परिमाणवाचक विशेषण के रूप में इसे पूरा करेगा। तो यहाँ पे 3 है, 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, कपड़ा के लिए मीटर सही होता है, 2 प्याला कॉफी, 2 के लिए प्याला सही है, 1 चम्मच दूध, 2 एकड़ जमीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 3 आप देख सकते हैं 3 लीटर तेल। यहाँ पे ऐसे शब्दों को हम जोड़े हैं, ऐसे शब्दों को हम यहाँ से चुनकर लिखे हैं जिससे ये सही परिमाणवाचक विशेषण बन गया है। क्लास में आशा करती हूँ कि आप अवश्य विशेषण के इन दोनों रूपों को, दोनों भेदों को समझे होंगे। आप विशेषण पहले भी जानते हैं। तो मैं अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरे और बातों को बताऊंगी, दूसरे पार्ट की ओर ले चलूंगी। तो आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट।